हेलो दोस्तों, आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सेलेक्ट नोड्स का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले रिकर्सिव ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे और उसके बाद रिकर्सिव कोड को किस तरीके से मेमोराइज किया जाता है वो समझेंगे। तो चलते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। और आप सबों के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट है कि अपने चैनल पर इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ प्रवीण के द्वारा बताया जा रहा है, तो इसे जरूर देखें। और इस प्रॉब्लम में तो हमें ग्राफ का ही यूज होगा, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करें। अब यदि इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को समझे तो हमारे पास n नोड्स गिवन होंगे एक ट्री का। और ये पॉइंट आप जरूर नोट करें कि यहाँ पर हमारे पास ट्री गिवन है, ग्राफ नहीं गिवन है, क्योंकि ट्री एक स्पेशल टाइप का ग्राफ होता है जिसमें साइकिल प्रेजेंट नहीं होता है। और इस ट्री के एज जो होंगे उनका लिस्ट गिवन होगा और आपको इस ट्री में कितने मिनिमम नोड को लाइट अप करना है जिससे कि पूरा कंप्लीट ट्री लाइट अप हो जाए। और यदि आप किसी भी नोड को लाइट अप करते हैं तो उसके नेबर जितने होंगे उस नोड से वो सारे नोड लाइट अप हो जाएंगे, लेकिन इसके जस्ट नेक्स्ट जो नोड होंगे वो सब अनलाइटेड रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से ही आपको लाइट अप करना है। उसके लिए चलते हैं एग्जांपल फर्स्ट से इस बात को समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 6 नोड गिवन होंगे और उनका एज कुछ इस तरीके से है। अब यदि हम इस एज का ट्री कंस्ट्रक्ट करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके से ट्री जनरेट होगा। अब यदि आप यहाँ पर इस नोड को लाइट अप कर दे और इस नोड को लाइट अप कर दे तो इस नोड के लाइट अप होते ही ये नोड भी हमारा लाइट अप हो जाएगा और ये भी लाइट अप हो जाएगा। सिमिलरली इस नोड से हमारा ये तो लाइट अप होगा ही होगा और ये दोनों भी हो जाएगा। तो मिनिमम इस पूरे ट्री को लाइट अप करने में हमें 2 नोड को लाइट अप करना पड़ रहा है जो कि 2 और 3 है, इसीलिए यहाँ पर 2 आउटपुट किया गया है। सिमिलरली एग्जांपल 2 को देखें तो यहाँ पर 3 डिफरेंट नोड गिवन होंगे जो कि कुछ इस तरीके से गिवन है हमारे पास। अब यदि हम यहाँ पर इस नोड को लाइट अप कर दें तो वो हमारा पूरा कंप्लीट ट्री लाइट अप हो जाएगा। लेकिन यदि आप सिर्फ 2 को लाइट अप करते हैं और इसको लाइट अप नहीं करते हैं और इसको भी नहीं करते हैं तो आप देखेंगे सिर्फ ये पार्ट ट्री का लाइट अप हो सकता है लेकिन ये नहीं होगा, तो उसके लिए इसको भी लाइट अप करना होगा। तो ऐसे बहुतों तरीके होंगे जिसमें सिर्फ मिनिमम तब हमें लगेगा जब वो सिर्फ 1 को हम लाइट अप करेंगे, इसीलिए 1 आउटपुट यहाँ पर किया गया है। अब यदि हम इस प्रॉब्लम के लिए कंस्ट्रेंट देखें तो हमारे पास मैक्सिमम 10⁵ नोड हो सकते हैं और गिवन ग्राफ जो होगा वो हमारा वैलिड ट्री होगा। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखते हुए तब रिकर्सिव कोड लिखेंगे जिससे आपका कोड इजीली मेमोराइज हो पाएगा। यदि ग्राफ होता तो उस कोड में इस कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग मेमोराइज करना इम्पॉसिबल होता। तो इसे हम आगे समझेंगे और इस प्रॉब्लम को कुछ इस कम्प्लेक्सिटी में हमें सॉल्व करना है। तो चलते हैं गिवन कम्प्लेक्सिटी में किस तरीके से अपने प्रॉब्लम को अप्रोच करें, उसके लिए लॉजिक समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ कुछ इस तरीके से गिवन है जो कि एक वैलिड ट्री होगा, क्योंकि इसमें आप कहीं भी देखें तो कोई साइकिल प्रेजेंट नहीं है। अब यदि हम किसी भी नोड की बात करें तो हमारे पास हर एक नोड के लिए 2 चॉइस है। चाहे तो आप उस नोड को लाइट अप कर सकते हैं या फिर लाइट अप नहीं कर सकते हैं, और ये चॉइस हमें हर एक नोड के लिए एलिजिबल होगा जिसमें हमें ऐसे चॉइस को सिलेक्ट करना है जिससे हमारा गिवन कंप्लीट ट्री लाइट अप हो जाए। और उस केस में कितने नोड रिक्वायरमेंट हुए हैं लाइट अप करने में, और जिस केस में मिनिमम नोड रिक्वायरमेंट होंगे वही हमारा आंसर होगा। जैसे यदि हम इस ट्री की बात करें तो इस ट्री को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें किसी भी नोड को रूट नोड मानना होगा। जैसे यदि हम यहाँ पर 1 नोड को रूट नोड मान लेते हैं, उसके लिए हम अब फाइंड करेंगे कि 1 नोड से जो ट्री बना है हमारे पास उसमें कितने मिनिमम
नोड रिक्वायरमेंट होंगे जिससे कंप्लीट ट्री लाइट अप हो जाए। और फिर हमें इस नोड के लिए दो चॉइस होंगे, चाहे तो आप इस नोड को लाइट अप कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। यदि मान लीजिए हम इस नोड को लाइट अप कर देते हैं तो उसके बाद हमारे पास ये जो ट्री का पार्ट होगा, ये पार्ट होगा, ये पार्ट होगा, उसके लिए फिर हमें फाइंड करना होगा। और फिर यदि हम इस ट्री को ऑब्जर्व करें तो इसके लिए हमें ये नोड रूट नोड का वर्क करेगा और इसके लिए फिर हमें इतने पार्ट का ट्री है जिसमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ नोड रिक्वायरमेंट होंगे जिससे ये कंप्लीट ट्री लाइट अप हो जाएगा। और ये हमें गिवन है कि इसका पेरेंट जो कि 1 है, इसे हमने लाइट अप कर लिया है। सिमिलरली इस ट्री की भी बात सिमिलर वेज में होगी जिसमें ये हमारा रूट नोड होगा इस ट्री के लिए। सिमिलरली इस ट्री के लिए हमारा ये 5 रूट नोड होगा और इसमें मान लीजिए हमारे पास इस केस में n1 नोड रिक्वायरमेंट हुए हैं, इसमें n2 नोड रिक्वायरमेंट हुए हैं और इसमें n3 नोड रिक्वायरमेंट हुए हैं। गिवन इस 2 नोड को रूटेड मानते हुए इतने पार्ट को लाइट अप करने में। सिमिलरली इस केस में इस 3 को हमने माना है और इस केस में इस 5 को रूट नोड माना है और उसके अकॉर्डिंग हमें इस 1 के लिए कितने लाइट अप करने होंगे नोड को, तो वो हमारा n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस 1 होगा क्योंकि हमने इस नोड को लाइट अप किया है इस केस में। सिमिलरली हमारे पास सेकेंड चॉइस ये होगा कि इस नोड को लाइट अप ना करें और यदि लाइट अप नहीं करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर हमें सिमिलर वेज में इतने पार्ट का ट्री होगा जिसमें ये रूट नोड का वर्क करेगा और इधर भी सिमिलर वर्क होगा जिसमें 3 इस केस में रूट नोड होगा और इसमें 5 रूट नोड होगा। और इसमें हमें ये मानते हुए फाइंड करना है कि इस 5 नोड को रूटेड करते हुए कितने मिनिमम नोड लाइट अप करने हैं जिससे ये कंप्लीट ट्री 5, 6, 7 लाइट अप हो जाएंगे। और ये हमें गिवन है कि इसका पेरेंट नोड जो कि 1 है ये लाइटेड अप नहीं है। और उसके लिए यदि मान लीजिए इस केस में L1 नोड, इस केस में L2 और इस केस में L3 नोड रिक्वायरमेंट होते हैं तो हमारा L1 प्लस L2 प्लस L3 नोड इस कंप्लीट ट्री को लाइट अप करने में लगेगा क्योंकि 1 को हमने लाइट अप नहीं किया है। और इन दोनों केस में जिस केस में मिनिमम रिक्वायरमेंट होंगे वही हमारा आंसर होगा इस 1 नोड के लिए। और ये आप देख सकते हैं हर एक टाइम एक स्मॉलर प्रॉब्लम में अपना ट्री ब्रेक हो रहा है जिसमें हम रूट को फिक्स कर रहे हैं जो कि रिकर्सिव वे में इजीली होता है क्योंकि रिकर्सन ही हमारा बिगर प्रॉब्लम को स्मॉलर में ब्रेक करता है। तो ऐसा ही लॉजिक हम अपने प्रॉब्लम में इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलते हैं अब हम यहाँ पर कोड समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें काउंट वर्टेक्स फंक्शन गिवन है, इसे ही कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर एडजेसेंसी लिस्ट बना लिए हैं गिवन ट्री का जो कि कुछ इस तरीके से बनाया है हमने। और फिर हमने एक एफ फंक्शन लिखा है जो कि रिकर्सिव वे में वर्क करेगा और इस एफ फंक्शन में हम ये ग्राफ पास किए हैं और 1 जो कि 1 के करस्पॉन्डिंग गिवन ट्री को हमने रूटेड कर दिया है। और उसके बाद हमने 0 हमें ये इंडिकेट करेगा कि हमने 1 को इज लाइटेड मतलब 1 नोड को लाइट अप नहीं किया है और 1 यदि इज लाइटेड हो जाता है तो उस केस में हमने गिवन नोड को लाइट अप कर दिया है। और -1 जो गिवन रूट नोड हमने पास किया है उसका पेरेंट कौन सा है वो हमने PRNT में रखा है जो कि इनिशियली -1 ही होगा। और फिर हम एक ये न्यू इंटीजर 2 डायमेंशन का जो कि DP का रोल प्ले करेगा ये हम आगे बाद में समझेंगे। और इधर से जो आएगा और फिर हम गिवन नोड 1 को लाइटेड अप कर देते हैं मतलब जिस केस में इस लाइटेड 1 होगा जो कि हमने सेम इस एफ फंक्शन को कॉल किया है जिसमें सिर्फ
इस पार्ट को, इज लाइटेड को हमने 1 रखा है और इससे जो वैल्यू आएगा उसमें हम यहाँ पर +1 कर देंगे, मतलब 1 नोड को हमने यहाँ पर लाइटेड अप किया है और इन दोनों से जो मिनिमम वैल्यू होगा वही हमारा गिवन ट्री का मिनिमम रिक्वायरमेंट नोड होगा, जिससे कंप्लीट ट्री लाइटेड अप हो जाएगा। और इसके लिए अब हम चलते हैं यहाँ पर एफ फंक्शन देखेंगे। एफ फंक्शन में सबसे पहले हम आंसर नाम का वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज कर लिया है। उसके बाद हम इस सोर्स के जितने भी नेबर होंगे उसके ऊपर फिर हमें फाइंड करना है, जो कि ग्राफ ऑफ सोर्स से हमें मिलेगा, और उसे हम यहाँ पर फॉर ईच लूप में नेबर के फॉर्म में एक्सेस किया है ग्राफ ऑफ सोर्स से। और यदि हमारे पास जो नेबर आया है वो पेरेंट के इक्वल है, जैसे यदि हम 1 से 2 पर जाना चाहते हैं तो वापस फिर 1 पर नहीं आए, यही हम चेक कर रहे हैं। मतलब नेबर नॉट इक्वल टू पेरेंट हो, उस केस में फिर हमें देखना होगा कि हमारा जो नोड है सोर्स नोड ये लाइटेड है। यदि ये लाइटेड होगा तो इसके लिए अगले जो नेबर होंगे सिर्फ एक ही चॉइस होंगे, जो कि हमें यहाँ पर लाइटेड ही करना होगा, क्योंकि इसे हमने लाइटेड अप नहीं किया है। और यदि हम इसे भी लाइटेड अप नहीं करेंगे तो इस नोड को हम किस तरीके से लाइटेड अप कर पाएंगे, ये हमें नहीं हो पाएगा, जिससे हमारा इनवैलिड केस जनरेट होगा। तो वही हम यहाँ पर देखेंगे कि यदि हमारा सोर्स नोड इस लाइटेड 0 है तो हम अपने जो नेबर आएंगे उसको लाइटेड कर देंगे। उसके लिए सिंपली हम सेम इस एफ फंक्शन को कॉल करेंगे, जिसमें हम ग्राफ के जगह ग्राफ पास किया है, सोर्स के जगह अब हमारा पेरेंट ये नेबर बन जाएगा। तो नेबर हमने बना दिया है और इस नेबर को हमने यहाँ पर लाइटेड अप किया है, तो 1 इज लाइटेड हो जाएगा और पेरेंट, इस नेबर का पेरेंट जो सोर्स है वही बन जाएगा। तो पेरेंट के जगह पर सोर्स पास किया है और डीपी तो डीपी ही है। और यहाँ पर हमें आंसर में इस F1 को ऐड करना होगा और इसके साथ साथ 1 को भी इंक्लूड करना होगा, क्योंकि इस नेबर को हम यहाँ पर लाइटेड अप कर रहे हैं। लेकिन यदि हमारे पास इस लाइटेड 1 होता है उस केस में हमारे पास 2 चॉइस होंगे। जैसे यदि हमारे पास यहाँ पर सोर्स नोड लाइटेड है तो अगले जो नोड आएंगे आप चाहे तो इसे लाइटेड करें या ना करें, इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा पिछले नोड पर, क्योंकि हमारा अब तक का पीछे वाला नोड लाइटेड अप ही है, तो कंप्लीट ट्री लाइटेड अप ही जनरेट होगा। लेकिन हमें मिनिमम फाइंड करना है तो हम एक बार अगले जो नेबर होंगे उसे लाइटेड अप कर देंगे और एक बार नहीं करेंगे। तो यदि हम लाइटेड अप करते हैं तो उस केस में इस लाइटेड को 0 करना होगा और यदि लाइटेड अप करते हैं तो 1 करना होगा। और जिस केस में 1 हमने किया है उस केस में F1 + 1 करेंगे और जिस केस में लाइटेड अप नहीं किया है तो उस केस में F0 ही रहेगा और इन दोनों से जो मिनिमम आएगा वही हमारा आंसर में एडिशन होगा। तो इन दोनों का मिनिमम हम यहाँ पर आंसर में ऐड करेंगे और लास्ट में आंसर को रिटर्न कर देंगे इस सोर्स नोड के कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो मिनिमम नंबर ऑफ नोड रिक्वायरमेंट होंगे। लेकिन यदि हम इस कोड के कम्प्लेक्सिटी की बात करें विदाउट यूजिंग डीपी तो हमारा 2 to the power n टाइम कम्प्लेक्स, क्योंकि हमारे पास वर्स्ट केस में 2 चॉइस होंगे हर एक नोड के लिए। लेकिन यदि हम यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करें तो हमारे पास इस एफ फंक्शन में एक इज लाइटेड वेरिएबल चेंजेबल है और एक सोर्स वेरिएबल चेंजेबल है। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल चेंजेबल है, लेकिन आप ये कह सकते हैं ये पेरेंट भी चेंजेबल है, लेकिन नहीं, ये हमारा पेरेंट गिवन नोड के लिए फिक्स रहेगा। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 ये ट्री मान लीजिए है, तो आप हर एक नोड के लिए 2 चॉइस है, लेकिन किसी भी नोड की बात करें तो उसके पेरेंट फिक्स रहे हमारे पास, यदि हम ट्री को रूटेड बना देते हैं तो इसीलिए ये पेरेंट चेंजेबल नहीं है। तो यहाँ पर 2 ही वेरिएबल चेंजेबल है, तो इसीलिए हम 2 डायमेंशन का डीपी अप्लाई कर देंगे, जिसमें यहाँ पर पहले डायमेंशन की बात करें तो सोर्स हमारा 1 से लेकर n तक लाई करेगा, इसीलिए हमारा फर्स्ट डायमेंशन n + 1 साइज का होगा
और सेकेंड डायमेंशन जो कि इजलाइटेड, जो कि 0 और 1 दो ही वेरिएबल हो सकते हैं, इसलिए हम टू लेंथ का सेकेंड डायमेंशन क्रिएट किया है। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग चेक करेंगे कि डीपी ऑफ सोर्स ऑफ इजलाइटेड नल तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो हमने इंटीजर रैपर क्लास का यूज किया है। तो ये जिस टाइम नल नहीं होगा उस टाइम हम मतलब प्री कंप्यूटेड वैल्यू हमारे पास स्टोर होगा, तो हम उसी वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। और यदि नल होता है उस केस में हम फिर कंप्यूट करेंगे अपने गिवन सोर्स और इजलाइटेड के कॉरस्पॉन्डिंग, और कैलकुलेट करने के बाद आंसर रिटर्न करने से पहले इस डीपी ऑफ सोर्स इजलाइटेड में स्टोर कर लेंगे, जिससे हमारा कोड मेमोराइज हो जाएगा। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि हम सिमिलर वेज में सी प्लस प्लस कोड देखें तो सी प्लस प्लस कोड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने सिमिलर वेज में लिखा है। यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस है कि हमने वेक्टर क्रिएट किया है, जो कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी एफ फंक्शन सिमिलर वेज में वर्क करेगा। तो इस कोड को भी हम इस लैंग्वेज में सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। पर देख सकते हैं इस लैंग्वेज में भी हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि हम इस कोड के कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो डीपी क्रिएट किया है इस एफ फंक्शन में, उसका डायमेंशन 2 इंटू एन होगा। तो हमारा स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन ही होगा। और टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये एफ फंक्शन वर्स्ट केस में हमारा एन टाइम रन करेगा, क्योंकि जब जब रिपीटेशन कॉल पर जाएगा तो हमारा ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन रिटर्न कर देगा, जो कि कांस्टेंट टाइम में वर्क परफॉर्म करेगा। तो हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैग है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।